हेलो बच्चों, मैं स्मिता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो एक बार उन्हें रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था एटम क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें चार्जेस के बारे में पता चला कि जो एटम है उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। ठीक। फिर हमें पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, यानी कि सिंपली हमें पता चला कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है, यानी कि आगे विभाजित हो सकते हैं। तो इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या हम कहें कि इसको 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। चलिए, बात आती है चार्ज की। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन और ये होता है न्यूट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो इसमें जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में भी सेम चार्ज होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसे लेते हैं हम 0। अगर हम इसके देखें तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज होता है -1, यहाँ पर चार्ज होता है +1 और यहाँ पर तो 0 ही होता है। ठीक है। वहीं अगर हम इसके मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻, अच्छा केजी में ये होता है, ठीक है, मास 10⁻−27 केजी। और न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो ये भी होता है 1.6 इंटू 10⁻−27 केजी। अच्छा, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इनके मास में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो तीनों के मास में कितना डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात कर ली है, चार्ज के बारे में बात कर ली है। ठीक है। चैप्टर में तो खैर डिस्कवरी तो हमने पढ़ ही ली थी। फिर रदरफोर्ड्स मॉडल हमने पढ़ा कि उनका कहना क्या था कि ये जो वाटरमेलन की तरह हमारा एटम का मॉडल होता है। ठीक है, वाटरमेलन की तरह कैसे, वाटरमेलन जैसा है। देखो वाटरमेलन है कैसा, यानी कि जो बड़ा सा स्पेयर है वाटरमेलन का, और ये जो रेड पार्ट है ये सारा ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये सारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इस पर एम्बेडेड है। ठीक, तो इसीलिए ये उनका कहना था। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तो इनका क्या कहना था। देखो, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो कुछ इस तरीके से था कि ये रेड वाला क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जिस वजह से ये मॉडल हो गया था फेल। फिर आया रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो हमारा एटम है उसका ज्यादातर पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है।
बीच में एक छोटा सा छोटू सा क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में ही इस पूरे एटम का मास रिजाइड करता है, रहता है। क्लियर? ठीक है। अब ऐसा क्यों कहना था, क्योंकि उन्होंने ये जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशंस आई थी कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ट्रेवल कर रहे थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, बहुत कम पार्टिकल्स, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक कर रहे थे। ठीक है, यानी इससे क्या समझ में आता है कि ज्यादातर पार्ट एम्प्टी होगा, इसीलिए तो सारे पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे आगे की तरफ। बहुत बीच में बहुत कम जो है एक छोटा सा स्पेयर होगा, या हम कहें छोटा सा हमारा न्यूक्लियस होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर टकरा करके ये रेज क्या हो रही है, जिसके कोनों पर टकरा करके ये रेज हो रही है डिफ्लेक्ट। ठीक है, और ये बहुत छोटा सा है, इसीलिए बहुत कम पार्टिकल्स इस पर टकरा करके बाउंस बैक हो रहे हैं, यानी कि वापस से रिबाउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था। फिर उन्होंने साइज के बारे में भी बात की थी कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है। अगर हम कंपेयर करें तो एक 5 किलोमीटर वाला जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके बीचों बीच अगर छोटी सी क्रिकेट बॉल रख दी जाए तो एक क्रिकेट बॉल होगा हमारा न्यूक्लियस, और ये जो 5 किलोमीटर का जो हमारा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, वो होगा हमारा एटम। तो आप देख सकते हो 5 किलोमीटर एक कितनी लंबी, मतलब कितनी ज्यादा लेंथ होती है, उसका अगर कोई ग्राउंड है 5 किलोमीटर का, और उस ग्राउंड के बीच में एक छोटी सी फुटबॉल या क्रिकेट बॉल अगर हम रख दें, सब ऊपर से देखेंगे तो वो दिखेगी भी नहीं। ठीक है, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है एटम के कंपैरिजन में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स थे वो भी हमने देख लिए। फिर आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने जो रदरफोर्ड के कुछ पोस्टुलेट्स थे उनको सही किया, जो वहां पर ड्रॉबैक्स थे उनको सही किया अपने पोस्टुलेट्स में। ठीक है, उन्होंने बताया कि डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इन्होंने अलग अलग शेल्स के ये जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इनके बारे में बात की, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इनमें, कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में बात की। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने देखा, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाएगा, स्पेशली कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे। फिर बात की थी वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस शेल क्या होता है, एक चार्ज्ड स्पेशी क्या होती है, न्यूट्रल स्पेशी क्या होती है। ठीक है, चार्ज स्पेशी की बात करें जिस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बाकी न्यूट्रल स्पेशी जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब चार्ज स्पेशी और जो हमारी न्यूट्रल स्पेशी है, डिफरेंस कहाँ पर आता है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस आता है। ठीक है, प्रोटॉन्स तो दोनों में स्पीसीज में बराबर रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों में डिसिमिलर होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो वैलेंसी की बात कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात की थी कि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है। तो कोई भी एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है तो हमें एटॉमिक नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हमारा एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, साथ ही मास नंबर कैसे निकालेंगे, अगर हमें किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गिवन है तो हम आसानी से मास नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो अगर मास नंबर और प्रोटॉन्स गिवन है तो न्यूट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं, और प्रोटॉन्स निकालने हैं अगर मास नंबर और न्यूट्रॉन गिवन है तो प्रोटॉन भी निकाले जा सकते हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, लेकिन इसके 2 आइसोटोप हैं, एक का मास नंबर है 12 और एक का मास नंबर है 14। ठीक है, एक और है कार्बन 13 भी होता है। ठीक है, अलग अलग आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पर कार्बन 12 और कार्बन 14। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। अब क्लोरीन के 2 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं। अब जो नेचर है, नेचर में ये पाया जाता है क्लोरीन जो 37 है। ठीक है, जो क्लोरीन 37 है वो पाया जाता है 25%, और जो क्लोरीन 35 है वो पाया जाता है 75%।
ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जहां पर इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि देखो बच्चों, अगर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो क्लोरीन होगा ही नहीं ना, क्लोरीन तो वही होगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। मान लेते हैं 18 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है और वो तो क्लोरीन होगा ही नहीं, तो वो क्लोरीन का आइसोटोप नहीं हो सकता। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तभी आइसोटोप्स बनेंगे, मास नंबर उनमें डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनका जब हम मास लिखते हैं तो वो मास क्या होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एक का मास तो 35 है, एक का मास 37 है। तो जब हम मास लिखते हैं क्लोरीन का, जैसे अगर हम सिंपली बात करें कार्बन का मास, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है 8 और इसका मास है 16। ठीक है, मान लेते हैं इसका कोई आइसोटोप नहीं है। अब जिसका आइसोटोप नहीं है उसका मास नंबर लिखना तो इजी है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, मास नंबर अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर किसी के हमारे पास आइसोटोप्स हैं तो उनका मास नंबर कौन सा वाला लिया जाए, क्या 75 वाला लिया जाए या 25 वाला लिया जाए, कौन सा वाला मास नंबर हमें लेना चाहिए। तो बच्चों हम ऐसे यहाँ पर चूज नहीं कर सकते कि हम 75% वाले का मास लेंगे या 25% वाले का। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों का एवरेज मास लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल है, रूल मान लो या ऐसा ही होता है कि जो हमारे स्पेशीज ऐसी हैं जिनका कोई भी आइसोटोप्स नहीं है, तो उनका मास जब लिया जाता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके लिया जाता है। लेकिन ऐसी स्पीसीज जिनके कोई ना कोई आइसोटोप्स होते हैं उनका मास इस तरीके से नहीं लिया जाता। उनका मास कैसे लेंगे, दोनों आइसोटोप्स, दो हैं या तीन है, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सभी के मास का एवरेज लिया जाता है, एवरेज किया जाता है, तो फिर एवरेज मास को ही उसका मास माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो तो कंफ्यूजन है, क्लोरीन एक 35U है, एक का मास 37U है, तो कौन सा वाला क्लोरीन का मास हम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज मास निकालेंगे और क्लोरीन का फिर एवरेज मास आता है 35.5। तो क्लोरीन आपने देखा होगा, जब आप कभी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन इस तरीके से लिखा होता है, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 35.5। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका एवरेज एटॉमिक मास है। कैसे निकाला जाता है, कोई भी हमारे पास मास जिसका है, ठीक है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, ये कितने परसेंट पाया जाता है, ये कितने परसेंट पाया जाता है, अपॉन 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 35.5%। ठीक है, जो भी, सिंस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट शेयर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग अ मिक्सचर इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, अब ये इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो सेम ही होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है जो भी हमारे आइसोटोप्स होते हैं। इतना क्लियर है आइसोटोप्स के बारे में। चलिए इतना नोट कीजिए कि सारा आपको नोट करना है, और ये जो एवरेज मास हमने निकाला है वो भी आपको नोट करना है। आप चाहें तो जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं उनके जो आइसोटोप्स हैं तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं उनको सॉल्व करके, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल करके। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस है, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के आइसोटोप फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, यहाँ पर ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट का आइसोटोप, कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है या कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर जैसी गंभीर समस्या के इलाज के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयोडीन का उपयोग। क्लियर, तो ये है हमारे जो आइसोटोप्स, उनके कुछ एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके अलावा कार्बन का जो आइसोटोप्स है, कार्बन, कार्बन का भी आइसोटोप्स है, तो इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे पुराने पेड़ हैं उनकी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कार्बन डेटिंग में कार्बन के जो आइसोटोप है उसका उपयोग किया जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो कि है आइसोबार। अब आइसोटोप तो हम समझ गए। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप को अगर उल्टा कर दो तो आइसोबार बन जाएगा, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। ठीक है, जैसे कार्बन को देखो आप, तो एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो कार्बन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 14। कार्बन 14 की बात हो रही है। ठीक है, कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप है ना, कार्बन का आइसोटोप है ना। तो कार्बन के आइसोटोप से नाइट्रोजन को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? आइसोबार्स हैं। क्यों है आइसोबार? क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का एटॉमिक नंबर भले ही अलग अलग है, अलग अलग ये एलिमेंट है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है? सेम है। ठीक, तो डेफिनेशन देखते हैं। These are atoms of different elements that have different atomic numbers but the same mass number। जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, तो देखो कैल्शियम और आर्गन, ठीक है, कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक नंबर देखो, ये 20 एटॉमिक नंबर और ये है 18 एटॉमिक नंबर। ठीक है, पोटेशियम भी देख लो, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर। ठीक, लेकिन अगर इसके मास की बात की जाए तो आर्गन का मास है 40, पोटेशियम का मास है 40 और कैल्शियम का भी मास है 40, यानी कि तीनों आपस में क्या है? आइसोबार्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स है, आइसोबार्स है। ठीक है, भले यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स देखोगे तो अलग अलग आएंगे ही। प्रोटॉन्स तो जो उनका एटॉमिक नंबर होगा उतने होंगे, और न्यूट्रॉन्स फिर उसमें ही देख लो कितने कितने हैं। क्लियर? चलिए, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट द मास नंबर इज 40। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन देम। तो यानी कि टोटल जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाएगा? अगर यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करोगे तो सब में 40 न्यूक्लियॉन्स आएंगे। देखो 8 9 10 का 0 कैरी गया, 1 2 1 3 और 1 4, 40 न्यूक्लियॉन्स। तो 0 कैरी गया, 1 2 3 1 4, 40 20 20 40। तो तीनों में ही 40 न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड करके कितने हैं? 40 है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आइसोटोप्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन अगर आइसोबार की बात करें तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो isobar are atom of different element same atomic sorry having different atomic number, having different atomic number but same mass number। These pairs of elements have the same number of nucleons। जैसे कैल्शियम को देख लो, 20 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है 14, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे आयरन और निकल को देखो, तो आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है और निकल का है 27, लेकिन अगर इनके मास नंबर की बात की जाए तो आयरन का मास नंबर है 58 और निकल का भी मास नंबर है 58, यानी कि जिनमें नंबर मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो चलो एक बार देखते हैं, लिख लेते हैं इसको, आइसोटोप्स और आइसोबार। तो आपको ध्यान रखना है, आइसोटोप्स में सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर यानी कि Z होना चाहिए सेम और मास नंबर होना चाहिए डिफरेंट।
जबकि आइसोबार में मास नंबर होना चाहिए सेम और एटॉमिक नंबर होना चाहिए डिफरेंट। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ऐसे में आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन मत होइए, नोट कीजिए इसे। चलिए क्लियर इतना? तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इनका एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, ठीक है। काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट की है, ठीक। चलिए अब इसे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स पढ़े हैं। तो हमने यहाँ पर सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। चलो तो एक बार इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। ध्यान हमें रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, इनकी डिस्कवरीज के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। जो चैप्टर में छूट गया है या आपको समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन आंसर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, चलो तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज क्या होती है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे भी देखो इस तरीके से हमारे पास थी एक डिस्चार्ज ट्यूब, या इस तरीके से बना लो इसको, यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये है वैक्यूम पंप, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी और यहाँ पर थी हाई वोल्टेज की बैटरी। ये सिंपल यहाँ पर हाई वोल्टेज आप लिख लो, ठीक है, हाई वोल्टेज की बैटरी। यहाँ पर लगाई गई थी दो इलेक्ट्रोड्स, पहली इलेक्ट्रोड और दूसरी इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड कौन कौन सी है? तो ये है हमारी कैथोड और ये है हमारी एनोड। अगर साइंस की बात करें या चार्ज की बात करें तो एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हुआ? तो देखो ये जो कैथोड है ये कैसी है? परफोरेटेड है। परफोरेटेड यानी कि परफोरेटेड यानी कि ये जो कैथोड है ना ये कुछ इस तरीके से है, इसमें बीच बीच में क्या है? छेद है। तो कुछ इस तरीके से होती है परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। बीच में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस डॉट डॉट से दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, शो नहीं किया है मतलब, ठीक है। तो ये ऐसा है, ऐसा आप समझ लीजिएगा इसे। और इसके पीछे लगाई गई है ZNS की एक स्क्रीन, ठीक है, फ्लूरोसेंट स्क्रीन जिसे हम कहते हैं। सिंपल हम यहाँ पर ZNS लिखेंगे, ZNS स्क्रीन, ZNS की एक स्क्रीन यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है। किसके पीछे? कैथोड के पीछे। कैथोड कैसा है? परफोरेटेड है। सबसे पहली बात, कैथोड कैसा है? जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। परफोरेटेड है यानी कि इसमें कैथोड में क्या है? होल्स हैं, ठीक है। और क्या है? नेगेटिवली चार्ज है और पीछे लगी हुई है एक ZNS की स्क्रीन, इसके जस्ट पीछे, बिहाइंड में। जब यहाँ से ऑन करते हैं इसे तो यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं। अब ये जो रेज हैं बच्चों ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके कहाँ पर जाती हैं? कैथोड पर जाती हैं। और इसमें जो होल्स है, होल्स से गुजर के पीछे स्क्रीन पर भी चली जाती है और वहां पर भी स्ट्राइक करती हैं। जब पीछे ZNS की स्क्रीन पर ये रेज स्ट्राइक करती हैं तो इस ZNS की जो स्क्रीन है ये क्या होने लगती है? ये ग्लो करने लगती है, यानी कि चमकने लगती है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि ये जो रेज यहाँ से निकलती है कैनाल की तरह दिखती हैं, इसीलिए इनका नाम कैनाल रेज है, ठीक है। अब ये जो कैनाल रेज है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये कैनाल रेज कैसी है बच्चों? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरी चीज, ये कैनाल रेज कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है, कैनाल रेज बोल रहे हैं, यानी कि सिंपली इनमें क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये जो पार्टिकल्स थे ये ट्रेवल कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधे ये ट्रेवल कर रहे थे। दूसरी चीज, ये कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों कह रहे हैं हम पॉजिटिवली चार्ज है, देखो क्योंकि किसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, है ना। हम इसे नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं कह रहे, पॉजिटिवली चार्ज ही क्यों कह रहे हैं। देखो अगर हम मान लेते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पहली बात तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज कैसे निकल रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान भी लेते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज पर जाएंगी तो उस पर चिपकेंगी क्या, या उसके होल से पास होंगी क्या, नहीं होंगी। ये नेगेटिवली चार्ज अगर होंगी तो ये रिपेल होंगी, क्योंकि हम जानते हैं दो लाइक चार्जेस, यानी कि दो सेम चार्ज अगर दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे के पास आएंगी नहीं, हमेशा क्या रहेंगी, एक दूसरे से दूर ही रहेंगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये रेज जो है नेगेटिवली चार्ज हो ही नहीं सकती। तो जाएंगे कैसे कैथोड के पास, तो दूर चली जाएंगी ना, रिपल्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हो तो रहा है अट्रैक्शन, क्योंकि रेज सीधा जा रहे हैं कैथोड के पास और पीछे होल से भी पीछे जेडनेस की स्क्रीन पर जो है स्ट्राइक कर दे रही है। ठीक है, तो ये जो रेज है ये कैसी है, ये जो पार्टिकल्स हैं कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डिस्कवरी है प्रोटॉन की, इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब का ये हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम पंप बोले हैं जो भी। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन्स यानी कि देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, फिर बाद में इन्हें कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, रदरफोर्ड ने इनको एट्रीब्यूट किया यहाँ पर और कहा प्रोटॉन। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर है। चलिए तो आंसर यहाँ पर पढ़ते हैं, कैनाल रेज है कैसी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है दैट कैन पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड प्लेट। तो जो परफोरेटेड कैथोड प्लेट से पास हो जाती है। तो अब आपको पता चल गया है परफोरेटेड कैथोड यानी कि एक कैथोड की रॉड है जिस पर क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है परफोरेटेड कैथोड। अगर यहाँ पर परफोरेटेड एनोड लिखा हो तो ऐसी रॉड जिस पर क्या हो, छेद हो, ऐसी एनोड की रॉड जिस पर होल्स हो। ठीक, these rays consist of positively charged particles known as protons। अब ये जो रेज है इनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। क्लियर इतना, कैनाल रे समझ गए हैं, कैसे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की ये समझ गए हैं, सिंपल। अब देखो जैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ऐसे ही हुई, और पहले इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज आता है। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो एनोड होगा परफोरेटेड, ठीक है, कैथोड से क्या होंगी, रेज जाएंगी एनोड की तरफ, तो वो कौन सी होंगी, अब कैथोड से जा रही है तो नेगेटिवली चार्ज होंगी, और जब पॉजिटिव चार्ज के पास जा रही है तो। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। चलो, तो इफ एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, विल इट कैरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। यानी कि अगर किसी एटम में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो अगर, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस पर कोई चार्ज होगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इनके चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने पढ़ लिया था जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे। Therefore, atom containing one electron and one proton will not carry any charge, thus it will be neutral atom। तो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि स्टेबल होगा। क्योंकि देखो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है, कैटायन हम उसको कहते हैं। अगर उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो हम एनायन उससे कहते, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों है। तो क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी अगर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, कैसा एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है इतना। चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।